नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। स्वागत है डीडी न्यूज़ के इस खास शो देश प्रदेश में आपका, जहां हम लाए हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक जगत और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। पार्टी सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस सरकार पर किए कई हमले। हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक। सभा के दौरान मंच पर एक शख्स ने की बदसलूकी की कोशिश, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। मध्य प्रदेश में यूरिया चोरी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक। दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर और कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राजस्थान में लंपी वायरस से पशुओं की मौत पर भाजपा समेत अन्य संगठनों ने जताई चिंता। गहलोत सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। और 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन आज। आस्था के सैलाब के बीच महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश प्रतिमाओं का हो रहा है विसर्जन। तो ये थी देश प्रदेश की सुर्खियां। आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। बीजेपी ने आज राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के प्रभारी मुरलीधर राव होंगे और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ओम माथुर को यह जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है बिहार के लिए। वहीं हरियाणा के लिए बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको प्रभारी बनाया गया। झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और इसके साथ ही केरल की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री। पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी होंगे विजय भाई रूपाणी, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के तरुण चुग और राजस्थान के अरुण सिंह प्रभारी होंगे। साथ ही त्रिपुरा में महेश शर्मा और नॉर्थ ईस्ट में संबित पात्रा, यानी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मंगल पांडेय के पास होगी। तो ये नए प्रभारियों की, राज्य प्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्ति की है। उधर छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे करीब 1 साल पहले बीजेपी एक्शन मोड में आती हुई दिख रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे से यहां चुनावी फिजा महसूस होने लगी। जेपी नड्डा ने आज रायपुर में एक विशाल रोड शो किया। खुली गाड़ी में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। घंटों तक चली इस यात्रा में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पक्ष में जोर जोर से नारे लगाए। पूरी सड़क बीजेपी के बैनर और पोस्टर से भरी पड़ी थी। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने साइंस कॉलेज ग्राउंड आमानाका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना हित देखती है। नड्डा ने छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बार फिर याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भाजपा ने और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। यही रायपुर मैं आया, मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने पूछा नए रायपुर का क्या हालचाल होगा। उत्तर मिला वहीं का वहीं रुक गया है। न्यू रायपुर का क्या हो रहा, वहीं का वहीं रुक गया। मैंने पूछा आपके खजाने का क्या हाल है। 7,000 करोड़ रुपए का 4.25 साल में उधार लिया है। ये 4 लाख के वंशज हैं। ऋण लो, घी पियो, मस्त रहो, कोई चिंता नहीं। देश जाए जहां जाना है, प्रदेश जाए जहां जाना है। मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे सामने बैठे हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक के गौरव से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़
अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस, छत्तीसगढ़ जो धरती पर आज राज्य के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इसको हमको याद रखना। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में हुई गड़बड़ी को लेकर आज सख्ती दिखाई। उन्होंने आज सुबह सुबह एक बैठक बुलाई और दोषियों पर तत्काल एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जबलपुर संभाग आयुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि यूरिया खाद की आवंटन की जिम्मेदारी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की थी, जो निजी परिवहन के जरिए विभिन्न जिले में यूरिया की आपूर्ति करता है, लेकिन इन्हें जो स्थान बताए गए थे उनके स्थान पर यूरिया निजी स्थानों पर सप्लाई कर दी गई। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से खबरें। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृतकाल में है, हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। अब खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। बात दिल्ली की राजनीति की। CP शर्मा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि आप वालों ने भ्रष्टाचार से हाथ मिला लिया है, जिस वजह से उनका चरित्र उजागर हो गया है, और यही वजह है कि ईमानदार नेताओं का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोटो राइड में 75 बाइकर्स भाग ले रहे हैं, जो देश भर में अलग अलग प्रमुख स्थानों पर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और वापस दिल्ली लौट आएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 मोटरसाइकिल सवार कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापिस से देश की राजधानी में आएंगे। और इस अवसर पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि सभी युवा आज़ादी का अमृत महोत्सव की मुहिम को सफल बनाने में जुटे हैं। आज एक ऐसा लहर पूरा देश में गुजर रहा है कि भारत सरकार से लेकर पूरा देशवासी से लेकर देश की युवा देश की यूथ सब मिलकर इस मुहिम को कामयाब करने के लिए, इसको सक्सेसफुल करने के लिए और आजादी के अमृत महोत्सव को
सफल करने के लिए जिस तरह से सब लोग मिलकर एकजुट हुए हैं, मुझे लगता है कि आजादी का अमृत महोत्सव का इतिहास इतिहासों की पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उसमें आप, हम और सभी लोग शामिल रहेंगे। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज कई सभाएं की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन स्थापित किया है, जिससे देश विकसित राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लिए हमें हर व्यक्ति का, हर हिंदुस्तानी का योगदान चाहिए। ईमानदारी के साथ सरकारें चलानी होगी, हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी होगी। आज मैं कह सकता हूँ, सीना ठोक कर कह सकता हूँ, 8 साल पहले हमने हाथ जोड़े थे आपके आगे, एक बार मोदी जी की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन आपको देंगे, सुशासन युक्त सरकार देंगे। आज 8 साल के बाद इसी ऐतिहासिक चौगान के मैदान पर कह रहा हूँ, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने आज तक की सबसे बड़ी रैली की थी, आज मैं कह सकता हूँ 8 साल में कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं लगा पाया है। और अब खबरें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज तेलंगाना में हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक देखने को मिली। यहां हैदराबाद में एक रैली में मंच पर अचानक एक शख्स चढ़ गया और उसने मंच पर लगा माइक छीनने की कोशिश की। इस दौरान मुख्यमंत्री मंच पर ही मौजूद थे और उन्होंने पूरे संयम से काम लिया। हालांकि मंच पर मौजूद नेताओं ने उस शख्स को फौरन मुख्यमंत्री से दूर किया और मंच से नीचे उतारा। इसके बाद लोगों ने उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वो शख्स कौन है। रामेश्वरम में एक ऐसी शादी हुई है जिसमें लड़का मदुरई का है और लड़की चेक गणराज्य की। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में लड़के के माता पिता और रिश्तेदार सभी शामिल हुए। लड़के का नाम कार्तिक है और लड़की का नाम हाना पंपक्लोवा। दोनों चेक गणराज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में काम करते हैं। कार्तिक ने जब हाना के बारे में अपने परिवार को बताया तो बिना किसी विरोध के शादी के लिए वो राजी हो गए। रामेश्वरम पाथिरकाली अम्मन मंदिर में ये विवाह समारोह संपन्न हुआ। तिरुमंगलम हिंदू परंपरा के अनुसार इन दोनों की शादी हुई। और अब खबरें राजस्थान और हरियाणा से। राजस्थान में लंपी वायरस से लगातार पशुओं की मौत हो रही है। ये बीमारी राजस्थान के कई जिलों में अपने पैर पसार चुकी है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर समेत प्रदेश के 9 जिलों में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। जोधपुर में तो एक जगह ऐसे हालात दिखे जहां हजारों की संख्या में पशुओं की लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में ही 2500 से भी ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। इस बीच लंपी बीमारी से संबंधित एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। लंपी वायरस से हजारों की संख्या में पशुओं के मारे जाने और उसको लेकर प्रशासनिक उदासीनता पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि राजस्थान में हजारों गौमाता दम तोड़ रही हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल में भारत जोड़ो को हरी झंडी दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर लंपी नाम के रोग से गायों की अकाल मृत्यु एक बहुत ही भयावह दृश्य है और उससे भी भयावह यह है कि पूरे राज्य में हजारों गायों की लाश पड़ी हुई है। बीकानेर अटापटा पड़ा है। उस परिस्थिति में राज्य के हालात को संभालने की अपेक्षा वहां का मुख्यमंत्री केरल की यात्रा पर है और उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को झंडी दिखा रहा है कि जिसे उसके नेता राहुल गांधी भारत को राष्ट्र मानने को ही नहीं तैयार है। आगे देखेंगे देश के कुछ और हिस्सों से खबर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत।
प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है, हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है DD न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। बात गणपति बप्पा को विदाई की। देश के कोने कोने से गणपति बप्पा की विदाई के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। 10 दिनों तक चले गणेश उत्सव के बाद आज गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने निवास पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पहली बार इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी से विसर्जन की प्रक्रिया शांति के साथ साथ अंजाम देने की अपील की। योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, जो विसर्जन के दृश्य हमें विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं। योगेश, क्या कुछ खास इंतजाम, क्योंकि श्रद्धालुओं की तो भारी भीड़ आपके पीछे दिखाई पड़ रही है, प्रशासन के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा किस तरह के इंतजाम? योगेश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? योगेश तक अभी आवाज़ तो नहीं जा रही है, लेकिन हम दृश्य देख रहे हैं जो उनके पीछे आप देख रहे थे दृश्य की कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। और ये 10 दिनों तक जो गणेश उत्सव है उसका आज आखिरी दिन और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है देश के कई हिस्सों में, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की तो बात ही अलग है। योगेश शीतल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं उनसे जुड़ने की। योगेश, भारी संख्या में आपके पीछे श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे, ये बताइए कि सुरक्षा बलों ने, प्रशासन ने, बिल्कुल क्योंकि इस बार 2 साल के अंतराल के बाद इतना ज़बरदस्त उत्साह, तो सुरक्षा बलों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने किस तरह के इंतजाम किए हैं योगेश? देखिए, मैं आपको पहले तो दृश्य दिखा देता हूं कि आप दृश्य देखिए किस तरीके से महिलाएं, बच्चे, सीनियर सिटीजन और बाकी लोकल्स जो बाहर के लोग हैं, वो माइग्रेंट जो है यहाँ पे, कुल मिलाकर गणपति यहाँ पे इस तरीके से मुंबई के कल्चर में मर्ज हो चुका है कि हर जगह आपको यहाँ पे गणपति की रौनक दिखेगी। हर जगह आपको जो है लोग जो है वो घरों में आते हैं, गणपति को घरों में जो है वो बिठाते हैं और फिर उसके बाद जो है जो मंडल से वहाँ तो इस तरीके से जी गणपति वो होते ही है। जहां तक सुरक्षा की बात करें तो करीब 15,000 कांस्टेबल जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा 3200 पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। 8 कंपनी जो है SRPF की लगाई गई है, 1 RF की कंपनी लगाई गई है जो रैपिड एक्शन फोर्स है RAF। इसके अलावा फोर्स 1 कंपनी को लगाया गया है, 750 होमगार्ड्स को लगाया गया है। इन सब के अलावा 250 से ज्यादा जो है ट्रेनिंग को भी लगाया गया है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बता दूं कि जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है, जो नौसेना का जो हेलीकॉप्टर है, वो भी थोड़ी देर के बाद जो है वो आकाश में यहाँ पे मंडरा रहा है, क्योंकि विसर्जन के दौरान अगर कोई एंटवार्स घटना की उनको रिपोर्ट जाती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जा सके, रेस्क्यू इमीडिएटली किया जा सके। तो इसके लिए जो है इंडियन नेवी के चॉपर्स जो है उनको भी स्टैंड बाय पे रखा गया और वो भी थोड़ी देर में जो है यहाँ पे उड़ान भर रहे हैं। इन सबके अलावा अंदर में अगर गाड़ी फंस जाती है, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा बड़ी प्रतिमाएं जो है वो गाड़ियों पर लाई गई है, तो अगर गाड़ी का पहिया अंदर न फंस जाए इसके लिए जो है स्टील का जो है लेयर जो है वो भी वहां पे बनाया गया है, ताकि
उसी पर जो है गाड़ी का पहिया जाए और रेत में गाड़ी फंसे नहीं, किसी तरीके का दलदल में किसी के फंसने की घटना जो है वो न हो। उत्साह निश्चित तौर पर अपने चरम पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्साह अपने चरम पे है। लोग ट्रक में जो है ट्रक में भी प्रतिमा लेकर आए हैं। आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं कि जो महिलाओं से भरा हुआ एक ट्रक है उस पे छोटी सी गणपति की प्रतिमा जो है वो यहाँ पे रखी गई है और इस तरीके से जो है उसको आगे विसर्जन के लिए ले जाया जाना है। करीब 300 मीटर की दूरी पर जो है गिरगांव चौपाटी है जहाँ समुद्र में उनका विसर्जन होगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां फुल प्रूफ की गई है और सवेरे से ही जो है विसर्जन का कार्यक्रम जो है वो सवेरे से ही यहाँ पे चल रहा है। आपको पुलिस की गाड़ी भी एक दिख रही होगी, मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी आपको दिख रही होगी। कुछ जगहों पर जो है पुलिस को थोड़ी देर में पेट्रोलिंग भी कर रही है पुलिस। इसके अलावा एम्बुलेंस को भी थोड़ी दूर पर स्टैंड बाय पे रखा गया है। इनकेस अगर भीड़ भाड़ की स्थिति में अगर किसी को किसी तरह की कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है तो उसको भी टाइमली टेकअप किया जा सके। इन सब के अलावा बीएमसी जो है वो भी पानी के बोतल्स या जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लेकर स्टैंड बाय में रखी गई है, वो भी यहाँ पे तैयार है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि कुछ छोटे गणेश की प्रतिमा जो है वो भी आपको दिख रही होगी। गणपति की प्रतिमा लोग ठेले पर लेके आए हैं। कुछ प्रतिमा जो है वो लोग जो मैं अभी थोड़ी देर बोलना अपना रोक रहा हूँ ताकि आप लोगों की आवाज़ सीधे तौर पर सुन सकें। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। जो है गणपति बप्पा मोरिया जो है ये आपको लालचंद भी सुनाई दे रहा होगा। जो लोग जिस तरीके से यहाँ पे जो है गगनभेदी जो आवाज है वो लोगों की वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लोग देखिए आप कुछ महिलाएं जो यहाँ पर है वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। जिस तरीके से मैंने कहा कुछ चेहरे पे अलग अलग मास्क भी लगाए हैं, बच्चों को लोग गोद में लिए हुए हैं। तो एक पूरा पारिवारिक जो माहौल है वो खुशनुमा रहता है, एक तरीके का सेलिब्रेशन का वाइब्रेशन रहता है। और इसके अलावा जो बड़े मंडल से, अब जैसे आप बड़े गणपति को देख लीजिए, बारी बारी से बड़े हर आकार के गणपति जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ गणपति को तो लोग अपने गोद में लेकर आ रहे हैं परिवार के साथ और वो यहाँ पे जो है वो विसर्जन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है पूरा वाइब्रेशन जो है फेस्टिविटी का एनवायरनमेंट जो यहाँ अनंत चतुर्दशी के मौके पर वो मुंबई के जो ऐतिहासिक गिरगांव चौपाटी है वहाँ पे देखा जा रहा है। और 2 साल के अंतराल के बाद जो है वो यहाँ पे फेस्टिविटी लौटी है, रौनक जो है वो यहाँ पे 2 साल के बाद लौटी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए और इतना अच्छा दृश्य दिखाने के लिए। आपको और सभी श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। तो हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़े हुए थे और गिरगांव चौपाटी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है ख़ास तौर पर गणपति विसर्जन के लिए, वहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। और अब खबर है पश्चिम बंगाल और ओडिशा से। हावड़ा स्टेशन जो कोलकाता में मौजूद है वहाँ पर फूड प्लाज़ा को फिर से खोल दिया गया है। पिछले 2 साल से ये प्लाज़ा कोविड के कारण बंद पड़ा था। इसकी वजह से इस व्यस्ततम रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, पर अब कोविड का प्रकोप कम हो चुका है और दुर्गा पूजा से पहले ही IRCTC की पहल पर इस फूड प्लाज़ा को फिर से खोल दिया गया है। हावड़ा जंक्शन भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। रोज़ाना यहाँ से सैकड़ों ट्रेन चलती हैं। लाखों मुसाफिर रोज़ यहाँ आते हैं। जितना मशहूर ये स्टेशन है उतना ही यहाँ का फूड प्लाज़ा भी। कोविड का असर 2 साल पहले इस फूड प्लाज़ा पर भी पड़ा और इसे बंद करना पड़ा, पर अब इस फूड प्लाज़ा की रौनक लौट आई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। यात्रियों को मैसेज देना चाहेंगे कि उनके लिए एक ये सुविधा दोबारा से शुरू हुई है, इसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा।
और हम ये भी चाहेंगे अगर यात्रियों का इसके बारे में कोई फीडबैक है, कुछ सुझाव हैं इसको और बेहतर करने के लिए, तो वो हमें ज़रूर हमारी रेल मदद के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें सुझाव देते रहें। दुर्गा पूजा से पहले फूड प्लाजा का फिर से खुल जाना यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। दुर्गा पूजा के समय वैसे भी कोलकाता में देश भर से लोग आते हैं और ट्रेनों में भीड़ भी बढ़ जाती है। जो लोग इस फूड प्लाजा को मिस कर रहे थे वो अब बेहद खुश हैं, क्योंकि हावड़ा ओल्ड कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के इस फूड प्लाजा में यात्रियों को अपनी पसंद की हर चीज खाने के लिए मिल जाती है। एक तो 2017 के बाद क्लोज होने के बाद ये एक नया हब है जो एक प्लेस में सब चीज़ हमें मिल रहा है, तो एक कंफर्ट जोन ही है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और बहुत अच्छा हुआ ये खुल गया। सभी पैसेंजर्स के लिए जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। IRCTC की देखरेख में इस फूड प्लाजा में तरह तरह के फूड आइटम्स किफ़ायती दर पर उपलब्ध हैं। 24 घंटे तक ये फूड प्लाजा खुला रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें। हालांकि इसे सुचारू रूप से चलाने और इसकी क्वालिटी बनाए रखने में अधिकारियों को अभी काफ़ी चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हम अपने रेल यूज़र को, पैसेंजर्स को स्वादिष्ट, क्वालिटी, हाइजीन, साफ सुथरा और रिजनेबल प्राइस में अच्छा स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करा सकें। फूड प्लाजा के भीतर बैठकर खाने के अलावा यात्री ट्रेन में चढ़ने से पहले रास्ते के लिए भी यहाँ से पैक्ड फूड ले सकते हैं। करीब 2 साल पहले इसका खर्च नहीं उठा पाने के कारण IRCTC की ओर से इसे बंद कर दिया गया था, पर अब नए सिरे से एक निजी संस्था ने इस फूड प्लाजा की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो हावड़ा स्टेशन पर फूड प्लाजा फिर से। इसी के साथ आज के देश प्रदेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।